सन 1947 एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। एक लकीर खींची गई जिसने केवल जमीन को नहीं बल्कि लाखों परिवारों के सपनों, रिश्तों और यादों को भी बांट दिया। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने विभाजन को केवल देखा नहीं बल्कि उसे जिया। आइए सुनते हैं विभाजन की अनकही कहानियां। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को याद कर रहे हैं कि कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया। लाखों करोड़ों लोग अपने ही देश में बेघर हुए, एक जगह से दूसरी जगह शरणार्थी बनकर घूमते रहे। आइए ऐसे ही एक परिवार से हम मिलते हैं। सरदार मलकीत सिंह बाजवा जी। बाजवा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। ये विभाजन विभीषिका का जो समय आपके परिवार ने देखा और उस समय को कितनी चुनौतियों के साथ आप लोगों ने ये सहा जी और काम किया, आज स्थापित है आप, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। जब वो दिन याद करते हैं तो ऐसी स्मृतियां जहन में घूम जाती हैं। उस समय मेरी माँ की आयु 17 वर्ष थी और पिताजी 21 वर्ष के थे। और पिताजी लाहौर में नौकरी करते थे। 23 मार्च 1945 को उन्होंने लाहौर में सर्विस ज्वाइन किया था। माँ की मंगनी हो चुकी थी। माँ घर में सबसे बड़ी थी। संयुक्त परिवार होते थे उस समय, 40-45 लोगों का परिवार था और अकेली लड़की थी। सारे परिवारों में तो ये भी था, खुशी थी कि बेटी की शादी हो रही है तो खूब तैयारी अच्छे से हो। जब ये घोषणा हुई कि जो लोग यहाँ पे इतने वर्षों से, कितनी पीढ़ियों से रह रहे हैं, उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा, तो एक शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनको कितनी पीड़ा हुई, कितना दुख उनको हुआ। और चूल्हे पे सब्जी दाल बन रही है और घर छोड़ने पड़े। 3 कपड़ों में घर छोड़े और नंगे पैर घर से लोग चले। ये नहीं था पता था कि जो दाल रखी चूल्हे पे वो हम लोग खा नहीं पाएंगे, वो हमें गौर नहीं मिलेगी। तो जब वहां से चले तो काफी दिन लग गए और खलियान में और क्या कहते हैं गन्ने के खेतों में से होते हुए काफी दिनों के बाद काफिला बटाला पहुंचा। उधर पिताजी की बड़ी बहन, जिनके पति टीबी के मरीज थे, आखिरी जीवन की सांसें ले रहे थे और वो रावलपिंडी में भर्ती थे। चूंकि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जवान थे तो आर्मी हॉस्पिटल रावलपिंडी में भर्ती थे वो, और बहन भी वहां पे थी। घर वाले बोले चलना है, तो पिताजी बोले कि मेरी बहन है। बहन भाई का एक रिश्ता होता है, वो मैं बहन को ऐसे छोड़ के कैसे जाऊंगा मैं, जबकि पता था कि उनके जो बहनोई हैं उनका कुछ दिन का जीवन है। पर पिताजी ने माँ बाप से कहा कि मैं जवान हूं और मैं कैसे बहन को और बहनोई को छोड़ के जाऊं, क्योंकि बहन कह रही मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी पति को, स्वाभाविक है। किसी तरह छिपते हुए गन्नों के खेतों से कैसे कैसे वो पहुंचे बटाला। जब बटाला पहुंचे तो चूंकि सियालकोट का जो काफिला था वो सारा उन्होंने पहला पड़ाव बटाला में किया। तो बटाला में किया, स्वाभाविक था कि जब बटाला में किया तो सियालकोट का था, तो नाना जी को चिंता हुई कि मैंने जिस बच्चे से सगाई की थी वो सही सलामत पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। बटाला में वो शहर है जहाँ पे 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी। वहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, कंध साहब गुरुद्वारा उसको कहते हैं, कंध साहब गुरुद्वारा बटाला में। शादी की कोई रस्में नहीं हो पाई, कुछ ही नहीं हुआ। बस किसी तरह से 100 रुपया एकत्र किया गया कि गुरुद्वारे में प्रसाद के लिए कुछ पैसे तो हमारे पास हो जाएं। 21 अक्टूबर सन 1947 को
मेरे माता पिता की कंद साहब गुरुद्वारा बटाले में शादी हो। उधर वो जो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट था पिताजी जिसमें वो सर्विस करते थे, नेहरू जी ने घोषणा कर दी कि जो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, भारतीय सेना का पेंशन ऑफिस ये है, ये द्रौपदी घाट इलाहाबाद जाएगा। उसमें प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था। तो स्वाभाविक है वो जो लोग यहाँ पे कार्यरत हैं 1 दिसंबर तक वो सारे यहाँ पे ज्वाइन कर लें। जो 1 दिसंबर तक ज्वाइन कर लेंगे वो समझा जाएगा कि वो सही सलामत हैं, बाकी सब भगवान को प्यारे हो गए। ये कुछ भगवान का संयोग कहिए कि हमारे बिहार में, ननिहाल में सभी लोग सुरक्षित आ गए, जबकि गांव में बहुत से लोगों का जीवन में ही समाप्त हो गया। वो जो जुल्मी लोग थे, जो अत्याचारी लोग थे, जो आतंकी लोग थे, उन्होंने जाति धर्म नहीं देखा। उन्होंने तलवार एक तरह से चलाई, एक तरफ से गोली बंदूक चलाई, और जो लोग बच के आ गए वो प्रभु कृपा थी। और पिताजी ने 1 दिसंबर को यहाँ पे सीडीए पेंशन ऑफिस कार्यालय द्रौपदी घाट ज्वाइन किया। क्योंकि घर में बड़े दामाद थे तो नाना जी से बोले कि नाना जी वहाँ पे अध्यापक थे लाहौर में। तो नाना जी से कहा, नाना जी का नाम चंदा सिंह था, नाना जी से बोला कि आपके बच्चे सब छोटे हैं तो आप मेरे साथ प्रयागराज चलो, इलाहाबाद चलो। उनको भी साथ में ले आए। यहाँ पे फाफमो के पास ही कैंप लगा। तो जो रिफ्यूजी कैंप था और जो उसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर थे, उसमें जो उसके जो इंचार्ज थे उनसे मिला गया। तो डिस्प्लेस्ड सेंटर था जहाँ पे उनके IAS ऑफिसर थे इंचार्ज, उनसे मिले पिताजी ने कहा भी मेरी तो नौकरी यहाँ पे थी, मैं तो आ गया हूँ, पर ये मेरे ससुर हैं, ये बेरोजगार हो गए हैं, बच्चों को खाना कहाँ से मिलेगा, इनको कौन खाना देगा। तो उन्होंने कहा कि सांत्वना दी। उन्होंने कहा नहीं, चिंता मत करिए, कुछ समय रुकिए यहाँ पे। फिर नाना जी की नौकरी रायबरेली में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ लग गई। नाना जी परिवार के साथ वहाँ चले गए और मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ इलाहाबाद रह गए। फिर पिताजी ने यहाँ पे खुलदाबाद मंडी में पल्लेदारी किया, घर चलाना था। उसमें एक उनके बड़े भाई की तरह थे स्वर्गीय सरदार हरबंस सिंह मान, हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने KD सिंह बाबूजी के साथ भी हॉकी खेली थी इंडिया नेशनल में। तो पिताजी ने कहा भी ध्यान रखिएगा। तो 1951 में जब दोबारा रिकॉल हुआ तो हरबंस सिंह मान जी लखनऊ गए और बोले कि तुम्हारा बड़ा भाई आया तुम्हारे पास, डिपार्टमेंट ने बुलाया है, तुम चलो। पिताजी ने क्या बोला कि सच में चलो, ऐसा तो फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मैं क्या करूंगा, बेरोजगार हो जाऊंगा। तब तक मेरी बड़ी बहन का जन्म हो चुका था 1949 में, दूसरी बहन का जन्म होने वाला था। पिताजी ने कहा दूसरा बच्चा भी हो जाएगा, हम 4 प्राणी कहाँ से भोजन करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको झूठ में तुम्हारा बड़ा भाई लगता हूँ, तुम्हारे साथ रहा हूँ लाहौर में। तो अगले दिन सवेरे पिताजी ने वहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर दिया। 1951 में फिर उन्होंने यहाँ पे नौकरी ज्वाइन किया सीडीए पेंशन में, और यहाँ से वो 30 अप्रैल सन 1984 को रिटायर हुए। पंजाब में 18वीं शताब्दी में एक मानवता के संवेदनशील कवि हुए हैं वारस शाह जी, जो बड़ी संवेदनाओं पे काव्य लिखते थे। उनको याद करके उन्होंने काव्य लिखा था जो मेरे पिताजी दोहराते थे। आज आखां वारस शाहनू, आज आखां वारस शाहनू, किते कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी थी पंजाब दी, एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारस शाहनू कहण। उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया, उठ उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाछां विछियां ते लहू दी भरी चिनाब, ते लहू दी परी चिनाब। ये जब याद करते हैं भारत की विभीषिका, भारत विभाजन की विभीषिका, मैंने कई लोगों से, पिताजी मिलते थे, हम भी उनके साथ जाते थे बचपन में, बड़े हो गए तो वो दर्द था, अपने घर में हम बेघर हो गए।
मलकी सिंह जी, जी आपके पिताजी लाल सिंह जी, और वो भी यहाँ पे प्रयागराज में जॉब करते रहे, या उनके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आज भी आपको देखते हैं तो उनसे देखने के बाद आपको कोई प्रेरणा मिलती हो, ऐसा कुछ है? डॉक्यूमेंट तो बहुत है, परंतु मुझे लगा कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो था जो कि उनको अपने गांव से जब उन्होंने छोड़ा, तो ये था शरणार्थियों की पहचान का कार्ड। ये इशू किया गया था और ये सरकार द्वारा। किस साल में किया था ये? ये इशू हुआ है 12 अप्रैल सन 1948 को। अच्छा, हाँ, इसमें तारीख पड़ी हुई है। और 2 लोग थे, पिता जी माता जी, तो 2 इसमें लिखे हैं, 2 बालिक। ये एक तरफ है, दूसरा हिस्सा ये है इसका। एक तरफ पिताजी का नाम लिखा है, उनके गांव का नाम लिखा हुआ है और उनके सिग्नेचर हैं, और दूसरी तरफ जो है परिवार में कितने सदस्य हैं वो डिटेल इसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार एक मेरे नाना जी का पेपर है जो कि उन्होंने लाहौर से उनको इशू हुआ था 30 नवंबर सन 1939 को। जो रजिस्ट्रार थे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पंजाब और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब, ये लाहौर से इशू हुआ था 30 नवंबर 1939 को मेरे नाना जी के नाम पे, कि ये एक सर्टिफिकेट था जो उन्होंने क्वालिफिकेशन पास की थी कि ये विद्यालय में पढ़ा सकते या नहीं पढ़ा सकते एज ए टीचर। तो ये मैंने संभाल कर रखा हुआ है। नाना जी से मैं कहता था मुझे कुछ अपनी यादगार में पुरानी दो, हमको अपना पिछोकड़ से अपना याद रहे किसी कितों दे सांसी, इसलिए मैंने ये चीज़ें 2 संभाल के रखी हैं। और एक और है, क्योंकि स्वाभाविक बात है सब कुछ उजड़ गया था, कुछ था नहीं पास में। एक 16 मार्च 1953 को द डिस्ट्रिक्ट रेफ्यूजी ऑफिसर रायबरेली ने ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू हुआ था। मेरे बड़े मामा थे जब स्वर्गवास हो गया सुरजन सिंह जी, उनके लिए, कि फीस माफ़ी के लिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किया गया। तो मैंने कुछ ऐसे, क्योंकि ये इसलिए रखे गए थे कि हमारे बच्चों के लिए आगे बताने के लिए कि ये हमारा एविडेंस है। बाकी तो बहुत कुछ था, पर मुझे लगा ये जरूरी कागजात है मेरे लिए। ये समझे कि अमूल्य है मेरे लिए, अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है मेरे लिए। इनको मैंने बहुत संजो के रखा हुआ है अपने दिल के करीब। बहुत अच्छे। और सच में देखो, यही जो है अमूल्य है, ये धरोहर है। धरोहर है जी, निश्चित रूप। और धरोहर क्या होता है कि हम मानते हैं कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, इससे बड़ी कोई धरोहर। और जो भी मुल्क, जो भी देश अपनी संस्कृति से बेमुख हो जाता है, उसका नामो निशान नहीं। जी बिल्कुल। तो अगर आज हम लोग इस विभाजन विभीषिका को याद कर रहे हैं या उन पलों को याद कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एविडेंस है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा यस है बिल्कुल हमारे लिए। मलकी सिंह बाजवा जी, डिजिटल युग के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से यह बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगी। लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक ये पहुंचेगा कि आपकी लालावनी का क्या हाल है। और हो सकता है कि ये वहाँ के लोग भी इसे देखें जो कि आज भी उस मिट्टी को देखकर, उस मिट्टी की सुगंध को दूर बैठे लोग प्रदेशों में उसकी महक को महसूस करते हैं। इसी बात के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के विभाजन विभीषिका की अनकही कहानियां के अगले कड़ी में मिलते हैं एक और पीड़ित परिवार के साथ।